स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओरिएंटल स्टडी पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चैनल को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि शेयर करोगे, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे हमारा, तो चैनल जल्दी से ग्रो करेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इस चैनल पर आपको जो और कुछ भी पढ़ाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यानी कि फर्स्ट फरवरी से मैं आपको इस पे अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट करूंगा और वो भी आपको देखनी है। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन दबाओगे तो जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप वो वीडियो देख सकें। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं स्टार्ट कराता हूँ। मैंने आपको बताया है कि इस क्लास में मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में हमने हिंदी भाषा बताई थी कि किस प्रकार से हिंदी भाषा चल रही है, तो उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो लास्ट नंबर जो रह गया था वो बचा था कृत्रिम भाषा। कौन सा? कृत्रिम भाषा। एक होती है मेरे भाई कृत्रिम भाषा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कृत्रिम भाषा का अर्थ क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? कृत्रिम भाषा का अर्थ क्या होता है। तो सुनिए, इसका अर्थ होता है मानव द्वारा बनाई गई भाषा। मानव द्वारा बनाई गई भाषा, इसका अर्थ क्या होता है? मानव द्वारा बनाई गई भाषा। जो कृत्रिम भाषा होती है बेटा, ये हम लोग खुद बना सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम भाषा। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग गुप्तचर चोर, डाकू, सेना आदि करते हैं। आतंकवादी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आर्मी जो होती है यह जो कोड में भाषा कोड बनाती है, उसी को बोलते हैं कृत्रिम भाषा। क्या बोलते हैं? कृत्रिम भाषा। और बेटा जब आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत से गुप्तचर भी होते हैं, जो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके गुप्तचर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? गुप्तचर। तो उन गुप्तचरों की जो भाषा होती थी वही कृत्रिम भाषा होती थी, वो खुद बनाते थे। चोर जो है एक दूसरे को इशारे में जो समझाते हैं वह एक कृत्रिम भाषा है। इसके प्रत्येक शब्द का कोई भी मतलब हो सकता है जो वो खुद क्रिएट करते हैं, और वो 2 ही 3 आदमी समझ सकते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। मैंने भाषा की उत्पत्ति में जो भी कुछ आपको पढ़ाया है ना, वो सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं। थोड़े थोड़े से पॉइंट रह गए हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहली बात यहां लिखो, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अब जैसे ही हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हिंदी शब्द की उत्पत्ति। तो हमें ये बात पता हो जानी चाहिए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। किससे हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। किससे हुई है बेटा? हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, और फिर एक लाइन में समझ लीजिए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत भाषा से हुई है,
संस्कृत भाषा के सौर सैनी अपभ्रंश, संस्कृत भाषा के सौर सैनी, अरे भाई क्या हो रहा है, एक मिनट रुक, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत भाषा के सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। तो बेटा आपको 2-3 बातें ये बहुत नॉर्मल सी हैं कि कृत्रिम भाषा मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, जो कौन कौन गुप्तचर, चोर, डाकू, सेना, आतंकवादी लोग प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद हमने बात की हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। कौन से अपभ्रंश से हुई है? संस्कृत के सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। समझ में आ गया? अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा कि ये बात आपके समझ में आई, तो आप कहेंगे कि हाँ सर समझ में आई। चलिए अब इसके आगे की हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, एक ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे की बात करते हैं। हमें पता होना चाहिए, तब से हम हिंदी हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी का व्याकरण भी है। क्या है बेटा? व्याकरण। तो मुझे साथ ही साथ ये बात भी पता होनी चाहिए कि हिंदी व्याकरण क्या है। तो बात करते हैं व्याकरण की, और जैसे ही हम व्याकरण की बात करते हैं तो इसको हमने तोड़ लिया। कितने भागों में टूटा है? वी धन आ धन करण। ये जो करण दिखाई दे रहा है ये व्याकरण में मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। समझ में आ रहा है ना? ये जो करण दिखाई दे रहा है ये व्याकरण में मूल शब्द है, और ये बी और आ दिखाई दे रहा है ये उपसर्ग होता है। क्या होता है बच्चों? उपसर्ग होता है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि व्याकरण उपसर्ग, व्याकरण के आगे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और मूल शब्द कितना है? सिर्फ करण, और यहीं से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। अब हम करते हैं व्याकरण के अंग। इसके कितने अंग होते हैं? व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो ध्यान रहे, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1, व्याकरण के बेटा कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। नंबर 2 बेटा, जैसे व्याकरण के 3 अंग होते हैं वर्ण विचार, नंबर 1 कौन सा होता है? वर्ण विचार। नंबर 2 कौन सा होता है? शब्द विचार। नंबर 3 कौन सा होता है? व्याकरण के 3 अंग मैंने बताए, वर्ण विचार, शब्द विचार, और एक होता है वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। समझ में आया? हम इन तीनों की बात करेंगे, अभी क्रमबद्ध इन तीनों की बात करेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत ही हम वर्णमाला को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बेटा? वर्ण विचार के अंतर्गत ही हम वर्णमाला को पढ़ते हैं। मैंने व्याकरण शब्द की बात की। व्याकरण शब्द किससे किससे बनता है? उपसर्ग से, और एक मूल शब्द होता है करण। एक उपसर्ग से एक मूल शब्द होता है करण। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। कितने अंग होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, 3 अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ण की। सबसे पहले हमने वर्ण की बात की। अगर 2 वर्णों को मिला दिया जाए, 2 वर्ण नहीं, अगर वर्णों का क्या कर दिया जाए? मेल कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? मुझे बताओगे? वर्णों के मेल से क्या बन जाता है बेटा? वर्णों के मेल से शब्द बन जाता है बेटा, और शब्द के मेल से, शब्द प्लस शब्द के मेल से क्या बनता है? वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वाक्य। तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा में सबसे छोटा जो होता है वर्ण होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है? वाक्य होता है ना? क्या होता है? सबसे छोटा वर्ण, सबसे बड़ा वाक्य होता है। ये बात आपको समझ में आई? लिख सकते हैं, वर्ण के मेल से शब्द बनता है, और शब्द के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है? वर्ण के मेल से शब्द बनता है, शब्द के मेल से वाक्य बनता है। ये बात मैंने आपको लिखाई है, इसको लिख लीजिएगा। लिखिए, 1 मिनट में लिखो या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए अब हम बात करते हैं भाषा की इकाई की। तो ध्यान रहे, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? नंबर 1, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई बेटा क्या होती है? वर्ण होती है। आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए मौखिक भाषा की, यानी क्वेश्चन बनता है बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो अगर वो पूछता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। क्योंकि अभी मैंने आपको नहीं बताई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अभी मैं यहाँ लिखाऊंगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि भाषा की उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। लिख सकते हो यहां पर नोट पॉइंट करके, ध्वनि भाषा के उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। यही अगला पॉइंट लिख सकते हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आ गया देखो पॉइंट, अभी बोला था भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है बेटा? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर क्या होती है? शब्द होती है। अभी उच्चारण के आधार पर बात की गई, अब अर्थ के आधार पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर बेटा क्या होती है? शब्द होती है। अब देखो अगली लाइन ये है, भाव और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। क्या होती है बेटा? वाक्य होती है। अब हम भाव की बात करते हैं, जो मन में तन में क्या उठते हैं? भाव उठते हैं, हम उनकी बात करते हैं। उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उनकी सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। भाव अर्थात भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैंने भाषा के इकाइयों की बात की है। मौखिक रूप से भाषा की इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। लिखित रूप से भाषा की इकाई वर्ण होती है। ध्वनि के उच्चारण के आधार पर, ध्वनि भाषा की उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई मैं बता चुका हूं होती है।
उच्चारण किया जाता है जब भाषा का, तो ध्वनि जो निकलती है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और कोई अगर क्वेश्चन बना दे कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा पूर्णतः लिखित होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कोई पूछ ले आपसे कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर क्या होती है, तो अर्थ के आधार पर क्या होती है बेटा, शब्द होती है। भाव एवं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। इकाइयों पर मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इकाइयों पर मैंने कंप्लीट करा दिए। अब आपका व्याकरण में मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, जो हिंदी का ही पहला टॉपिक होगा, जिसे हम वर्ण विचार कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम किसे पढ़ते हैं, वर्णमाला को पढ़ते हैं। तो इसको लिख लो, फिर मैं स्टार्ट कराता हूं, ठीक है, लिखिएगा। चलिए, हेडिंग बनाओ और टॉपिक बनाओ नया, वर्ण विचार। सबसे पहली बात, जब मैंने वर्णों की बात की तो वर्ण वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया था कि वर्णमाला जो है वर्ण विचार के अंतर्गत ही आती है। तो इसके अंतर्गत एक मिनट बेटा, भाई क्या, इसके अंतर्गत हम वर्णमाला को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, वर्णमाला को। वर्ण विचार के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं, वर्णमाला को। तो पहली बात ये कि वर्णमाला हमने हेडिंग बना ली। क्या बना ली, वर्णमाला। अब मुझे बेटा ये पता होना चाहिए कि वर्णमाला क्या होती है। तो ध्यान रखें, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अगर हम इसी को ये कह दें, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। इसी को हम ये भी कह सकते हैं, वर्णों का क्रमागत समूह वर्णमाला कहलाता है। या इसी को हम ये भी कह सकते हैं, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ये बात बेटा अपने मस्तिष्क में बड़े ढंग से छाप लीजिए और छप जानी चाहिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो लिखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध क्रमागत सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम एक बार आपको क्रमबद्ध, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, क्रमागत, सार्थक शब्द समझाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताओ, हम ऐसे लिखें, आ, का, खा, बड़ा आ, ई, ऋषि ऋषि, ऊ है, चा, ता। एक बात मुझे बताइए, क्या यह व्यवस्थित समूह हुआ? मुझे आप एक बात बताओ, जिस प्रकार से मैंने वर्णमाला लिखी है, ये वर्णमाला का कोई व्यवस्थित समूह तो नहीं हुआ। जो अक्षर समझ में आ रहा है मैंने उसको वहां पर रख दिया है, लेकिन
हम बात कर रहे हैं वर्णों के व्यवस्थित, क्रमागत और क्रमबद्ध और सार्थक समूह की। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे वर्णमाला लिखी जाती है उसको कहते हैं हम क्रमबद्ध, क्रमागत, सार्थक, व्यवस्थित। क्या कहते हैं उसको? व्यवस्थित समूह कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि है। ये जो है समूह क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये सार्थक समूह है, ये व्यवस्थित समूह है। क्या है? व्यवस्थित समूह है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस प्रकार से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सार्थक और व्यवस्थित समूह क्या होता है। ये जो आपको सामने लिखा दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये सार्थक और व्यवस्थित समूह होता है। तो मैंने बोला वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का क्रमागत, वर्णों का क्रमबद्ध, वर्णों का सार्थक जो समूह होता है वह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? दो भागों में। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि बेटा स्वर क्या होता है और ये व्यंजन क्या होता है ना? क्या पता होना चाहिए? स्वर और व्यंजन पता होना चाहिए। तो स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं, स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। अब आप पूछोगे सर स्वतंत्र कैसे? हमें तो सब अलग अलग लिखे दिखाई देते हैं, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? तो सीधी सी बात यह है कि इसको बोलते समय यानी स्वरों को बोलते समय किसी की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए स्वर सदैव कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्वतंत्र होते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं, यही बोला। आगे मैं लिखता हूं, इसको बोलते समय किसी की सहायता नहीं ली जाती। इधर हम लिखते हैं व्यंजन सदैव, सदैव तो आएगा ही नहीं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनको बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं स्वर की, तो स्वर मैंने लिखा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि जो ये स्वर दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते समय हम सिर्फ बोलेंगे आ, ई, उ और ऋषि, यही बोलेंगे ना। मगर ये तो यहां पर व्यंजन का है, खा है, गा है। ध्यान रखना कि इनको हम कैसे बोलेंगे। ये का जो है ये है, प्लस इसमें एक जुड़ा हुआ क्या है? स्वर जुड़ा हुआ है, तब जाके ये का हुआ है। इसी प्रकार ऐसे ही ये जो खा आपको दिखाई दे रहा है वो ये है, इसमें एक स्वर जुड़ा हुआ है छोटा आ और तब जाके ये खा हुआ है। ऐसे ही गा, ऐसे ही सारे स्वर सारे व्यंजन स्वरों की ही सहायता से बोले जाते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्यंजन बोलते समय
स्वरों की सहायता लेते हैं, मगर स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वह दूसरों को सहायता देते हैं। इसलिए सीधी सी बात यह है कि स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन को जब भी हम बोलते हैं, अकेला एक वर्ड बोलते हैं, तब भी हम किसकी सहायता लेते हैं? स्वर की सहायता लेते हैं। परंतु स्वर बोलते समय हम किसी की सहायता नहीं लेते। ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं पूछूंगा कि आपको ये बात समझ में आएगी, आई है तो आप कहोगे हाँ सर समझ में आया। लिख लीजिएगा इसको, लिखो जल्दी से। चलिए लिख लिया होगा आपने, हम आगे की तरफ चलते हैं। अब एक हेडिंग बनाओ। वर्ण विचार में हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको वर्ण वर्ण की बात बार बार समझा दी, मगर इन्हीं को हमने बीच में एक बार अक्षर बोला है। क्या बोला है? अक्षर। वर्णमाला पढ़ रहे हो ना आप? मैं बार बार वर्णों की बात कर रहा हूं। वर्णों को ही तो अक्षर कहा जाता है, तो ध्यान रखें, वर्ण और अक्षर में अंतर। एक हेडिंग बनाओ, वर्ण और अक्षर में अंतर। एक तरफ नंबर 1 हेडिंग बना के लिखो वर्ण, एक तरफ नंबर 2 करके लिखो अक्षर। आज मैं आपको वर्ण और अक्षर में अंतर बताऊंगा। तो सीधी सी बात है, वर्ण में टुकड़े नहीं होते। क्या नहीं होते? वर्ण में टुकड़े नहीं हो सकते। लिखिएगा इसमें, इसमें टुकड़े नहीं हो सकते हैं। मगर अक्षर में, लेकिन अक्षर में क्या होता है? इसमें टुकड़े हो सकते हैं। टुकड़े बोले तो समझ में नहीं आया होगा, माइंड में से निकल गया होगा। मैं आपको यहीं पर बता दूं कि मैंने अगर स्वर लिखा, स्वर मैंने लिखा, और स्वर कौन सा होता है? आ। क्या आ को तुम तोड़ सकते हो? नहीं ना। क्या बड़े आ को तोड़ सकते हो? है, ये स्वर है। मगर ध्यान रहे, बड़ा आ टूट रहा है, ये दो छोटे छोटे आ से मिलकर बना है, और तब जाके ये क्या हुआ है? बड़ा आ। तो ये अक्षर है कि नहीं? मगर फिर भी ये स्वर है ना। अब यहां समझना है आपको क्या, देखिएगा, हम बात करते हैं यहां पर का की। ये मैंने का बनाया, का एक अक्षर है। जब मैंने का को तोड़ा तो ये बन गया आपका एक, तो और एक मैंने अभी अभी आपको बताया, एक ये इसमें जुड़ा हुआ है, तब जाके ये पूर्ण रूप से क्या बना है? तब जाके ये पूर्ण रूप से का बना है। तो ये कहलाता है अक्षर। क्या कहलाता है बेटा? अक्षर कहलाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है वर्ण। तो अब इस का को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये का खुद अपने आप में आधा है। तो वर्ण ये रहा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वर्ण है, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ण है। ये पूरा बना हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अक्षर। अब यहीं पे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम चा बनाते हैं। चा बनाया, चा को मैंने तोड़ा तो ये चा हो गया कि नहीं? सॉरी, हाँ सही है, ये चा हो गया। और इसके बाद इसमें आ प्लस होता है, और ये क्या बन जाता है? चा बन जाता है। ये आपको अक्षर दिखाई दे रहा होगा। और ये यहां पर आपको जो मैंने दिखाया, ये क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। अब समझ में आया होगा कि वर्ण में कभी टुकड़े नहीं हो सकते, परंतु अक्षर में टुकड़े हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अक्षर में टुकड़े हो सकते हैं। ये बात नॉर्मल सी है, आपके माइंड में
बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे हम वर्णमाला की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम स्वरों का वर्गीकरण समझाएंगे। क्या समझाएंगे? स्वरों का वर्गीकरण। तो इस चीज को लिख लीजिएगा 1 मिनट के अंदर, और हेडिंग बनानी है स्वरों का वर्गीकरण। चलिए, चलिए अब मैं आपको बता दूं, इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग बनानी है आपको स्वरों का वर्गीकरण। आपने बेटा हेडिंग बना ली होगी स्वरों का वर्गीकरण। तो ध्यान रखें, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। यहां लिख लीजिएगा, मात्रा, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। नंबर 1 कौन सा है? ह्रस्व स्वर। नंबर 2 कौन सा है? संधि स्वर। कौन सा है? और नंबर 3 कौन सा है? प्लुप्त स्वर। कौन सा है? प्लुप्त स्वर। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 संधि स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर। अब जो बेटा आपको ह्रस्व स्वर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ह्रस्व स्वर। इस ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, और छोटे स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल स्वर, लघु स्वर और छोटे स्वर। क्या कहते हैं बेटा? छोटे स्वर। तो बात आपके यहां तक तो समझ में आ गई होगी कि ये जो चारों नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हैं। कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। ये होते कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये होते हैं। ये आपको समझ में आया कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? सॉरी, संधि स्वर की। तो संधि स्वर खुद ही 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर। नंबर 1 दीर्घ स्वर। अब जो दीर्घ स्वर होते हैं, है ना, जब 2 एक जातीय स्वर, मैंने बोला जब 2 एक जाति के स्वर मिलकर किसी दूसरे स्वर को बनाएं, मिलकर किसी दूसरे स्वर को बनाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। बोले तो जब 2
एक जाति के स्वर मिलकर किसी दूसरे स्वर को बनाते हैं तो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ कौमा बड़ी ई, है ना, बड़ा ऊ, ये क्या कहला रहे हैं, समझ में आ रहा है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ, ये क्या कहला रहे हैं? दीर्घ स्वर कहला रहे हैं। अब देखो कैसे, हमने बोला एक जाति स्वर, जब बड़ा आ बनता है तो छोटा आ और छोटा आ दोनों मिलकर बड़े आ को बनाते हैं। दोनों एक जाति के हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए इनको एक जाति स्वर बोला है। जब छोटी ई प्लस छोटी ई मिल जाती है तो बड़ी ई बनती है, दोनों एक जाति के हैं। जब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल जाते हैं तो कौन सा? बड़ा ऊ बनता है। एक चीज मैं आपको यहां और समझाना चाहता हूं, है ना, एक होता है संस्कृत में स्वर होता है बड़ा, जिसको कहते हैं, ये ऐसे बनता है, ऋषि का ही बड़ा स्वर होता है संस्कृत में, इसको कहते हैं विलुप्त स्वर। क्या कहते हैं? विलुप्त स्वर। ये संस्कृत में है। अब ये कैसे बनता है? ये भी दो ऋषियों से मिलकर बनता है। एक ऋषि ये रख लो, ऐसे जाके ये बन जाता है ऐसे, समझ में आया? ये विलुप्त स्वर है। विलुप्त स्वर संस्कृत में होता है, समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसमें होता है? संस्कृत में होता है। तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है? संधि स्वर में दीर्घ स्वर की बात की है। किसी किसी किताब में ये स्वर आपको 5 प्रकार के लिखे हुए मिलते हैं। मैं आपसे जैसे ही कहूंगा स्वरों का वर्गीकरण, तो वहां लिखा मिलेगा कि स्वर 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, संधि स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुप्त स्वर। अभी मैंने आपको क्या समझाया? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। बेटा कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है बेटा? 3 होती है। जब इसमें कितनी संख्या होती है? 3 होती है। ऐसे ही हमें ये बात समझ में आ जाती है कि 2 प्रकार किसके होते हैं? संधि स्वर के होते हैं। एक दीर्घ स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। तो दीर्घ आपको समझ में आ गया। जब 2 एक जाति स्वर मिलकर किसी दूसरे स्वर को बनाते हैं तो वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बहुत छोटी सी बात है। और दीर्घ स्वर दिखने में देख रहे हो ऐसे होते हैं, और जो किस प्रकार से बनते हैं? ऐसे बनते हैं। लिख लीजिएगा जल्दी से, जल्दी से 1 मिनट के समय में आप इसको छाप लेंगे, है ना? छापिएगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं क्या चलेगा, है ना। साफ करते हैं। आपने कौन सा? संधि स्वर का ह्रस्व स्वर पढ़ लिए, ह्रस्व स्वर पढ़ लिए। इसके बाद मैंने संधि स्वर में आपको दीर्घ स्वर पढ़ा दिया है। और इसके बाद अब नंबर 2 संधि स्वर का नंबर 1 कौन सा था? नंबर 2 का क्या है? नंबर 2 है संधि स्वर। क्या है बेटा? संधि स्वर। ये 2 प्रकार का होता है। तो इसका नंबर 1 क्या है? दीर्घ स्वर। हमने आपको बता दिया दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। अब इसके बाद नंबर 2
संयुक्त स्वर। और जब हम संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो संयुक्त स्वर देखिए कैसा होता है। हमने अभी आपको दीर्घ स्वर समझाया, उसकी डेफिनेशन जो होती है उसकी ठीक विपरीत, यानी कि दूसरी डेफिनेशन जो है वो किसकी है? संयुक्त स्वर की है। लिखिए, जब दो विजातीय स्वर, जब दो विजातीय स्वर मिलकर किसी दूसरे स्वर को बनाते हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो जैसे 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 बड़ी ए, सॉरी, छोटी ए कॉमा बड़ी ए कॉमा छोटा ओ बड़ी ओ, दिखाई दे रहा है ना सामने? अब ये बनते कैसे हैं? देखिए, छोटा आ प्लस छोटी ई जब जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है? छोटी ए बन जाती है। और छोटी ए प्लस आ जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? आ। तो बड़ी ए बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है? बड़ी ए। इस प्रकार अगला देखिए, इस प्रकार जब छोटा आ प्लस छोटा ऊ जुड़ जाता है तो छोटे ओ का आविष्कार होता है। और जब छोटा आ प्लस ओ जुड़ जाता है तो किसका आविष्कार होता है? बड़े ओ का आविष्कार होता है। तो ये देखो, ये दोनों एक जाति के तो है नहीं, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, तो इनको बोला है विजातीय। क्या बोला है? विजातीय। तो संयुक्त स्वर में सीधी सी बात है, दो विजातीय स्वर जब मिलकर किसी एक दूसरे स्वर का निर्माण करते हैं, दूसरे स्वर को बनाते हैं, वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, लिखिएगा इसे। चलिए, लिख लिया होगा ये। अब इसके बाद बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताइए निम्नलिखित में से एक मात्रिक स्वर कौन सा है और द्विमात्रिक स्वर कौन सा है। तो आप समझ जाएं यहीं पे कि जो संधि स्वर होता है ये दो मात्रिक होता है। कैसा होता है बेटा? द्विमात्रिक स्वर होता है। यह द्विमात्रिक स्वर होता है। और जो ह्रस्व स्वर होता है ना, वह एक मात्रिक स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है बेटा? उसको हम लिख नहीं रहे हैं कहीं पे, आप अपने आप लिख लीजिएगा। मैंने बोला संधि स्वर द्विमात्रिक स्वर होता है और ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होता है। कई बार बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से एक मात्रिक स्वर बताइए, उसमें लिखा होगा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। कंफ्यूज? बताओ क्या है? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक मात्रिक स्वर है। संधि स्वर ये भी है, संधि स्वर ये भी है, संधि स्वर ये भी है। जब ये संधि स्वर है तो संधि स्वर द्विमात्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? द्विमात्रिक। और ये कैसा है? एक मात्रिक है। तो ध्यान रहे बेटा, ह्रस्व स्वर कैसे होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। और संधि स्वर कैसे होते हैं? द्विमात्रिक होते हैं। बात समझ में आई?
अब इसके बाद आगे की बात यह है कि तीसरे नंबर का जो स्वर है उसको हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। तो चलिए अब प्लुप्त स्वर को पढ़ लेते हैं। सर सीट बनवा ली हिंदी की। सीट का क्या होगा? नहीं बनवा लो बताओ सर। हमें क्या होगा सीट का? अरे ना, सुमित भाई, जरूरत रहती है। सीट की जरूरत रहती है। तुम एक बात मुझे ये बताओ कि तुम सीट का करोगे क्या? तुम्हें मैं इतनी अच्छी से डेफिनेशन में चीजों को समझा रहा हूं, इनको लिखो। तुम 1 मिनट 2 मिनट के लिए क्लास में आते हो फिर चले जाते हो। प्रतिदिन क्लास क्यों नहीं ले रहे हो तुम? सर समझाओगे वीडियो हमें? देख लेते हैं बाद में। उससे बाद कोई में मतलब वीडियो नहीं। देख लेते हैं। आप ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन में कितना बेनिफिट है आप हमें बताओ। जैसे चीजों को तुम अभी समझ में नहीं आएंगी तो ऑनलाइन में पूछ सकते हो, ऑफलाइन में बेटा नहीं पूछ सकते। समझ रहे हो ना? तो चीजों को बहुत जी अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, है ना? मैंने आपको बताया था कि हिंदी को मैं बहुत सरल बना के तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें लग भी रहा होगा बहुत सरल। अभी तो बेटा कुछ नहीं है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। थोड़ा सा समय लगेगा, पिक्चर तो देखो तुम। समझ रहे हो ना? चलिए अब हम बात कर रहे थे नंबर 3 क्लुप्त स्वर की। किसकी बात कर रहे थे? क्लुप्त स्वर की। और जैसे ही हम बेटा क्लुप्त स्वर की बात करते हैं तो हमें पता रहता है जब किसी शब्द को बोलते समय समय अधिक लगता है, बोलते समय अधिक समय लगता है तो वह क्लुप्त स्वर कहलाता है। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन जरूर होगी मगर 1 मिनट में दूर हो जाएगी। देखिए, जब किसी स्वर को बोलते समय अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे क्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे जैसे मैंने कोई शब्द लिखा राम, और राम को हम पुकारते हैं, किसी व्यक्ति का नाम है राम, और जब राम को हम पुकारते हैं तो मैं उसको तेजी से आवाज लगाता हूं, राम। क्या आवाज लगाई? राम। जैसे ही मैंने राम आवाज लगाई तो राम पे मैंने कुछ जो ठहराव लिया है, क्या लिया है बेटा? ठहराव जो लिया है वो ये बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बन जाता है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं अपग्रह। क्या कहते हैं? अपग्रह कहते हैं, है ना? अब देखिए क्लुप्त स्वर का प्रयोग होता कहां कहां है। तो देखिए, मनो उच्चारण, सॉरी मंत्रोच्चारण के समय। नंबर 1, जो पंडित मंत्रोच्चारण करते हैं ना, ये किसका? मंत्रोच्चारण करते समय क्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये लंबी लंबी जो सांसें लेते हैं तो यहाँ पर जो लंबी लंबी सांसें जो हैं वो मंत्रोच्चारण में की जाती हैं। गाना गाते समय। नंबर 2, गाना गाते समय। नंबर 3, गाना गाते समय चिल्लाते समय, चिल्लाते समय। नंबर 4, कुएं में आवाज लगाते समय। नंबर 5, देखो, कुएं में आवाज लगाते समय या खाली कमरे में चिल्लाना, खाली कमरे में चिल्लाना। नंबर 6, अब देखिए नंबर 6, पहाड़ों पर आवाज लगाना, पहाड़ों पर आवाज लगाना। और नंबर 7, जैसे ही हम बोले पहाड़ों पर आवाज लगाना, नाटक का संवाद करना। नंबर 7 है नाटक का संवाद करना। इन सभी जगहों पर
किसका प्रयोग होता है? क्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। अब हम समझाते हैं कि क्लुप्त स्वर का प्रयोग यहाँ कैसे होता है। जब मंत्रोच्चारण पंडित करता है तो कुछ भी बोलता है ओम, कितनी देर तक बोल रहा है, ओम उसने किया, तो ओम पे ये जो आपको अपग्रह आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी को तो क्लुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लुप्त। गाना गाते समय जब हम गाना गाते हैं तो आपने कभी देखा है लय बनाने के लिए कुछ देर के लिए बीच में ठहराव आते हैं। क्या आते हैं? ठहराव। गाना गा के देखिए कोई, है ना, खूब गाने सुनते हो तुम तो, बहुत अच्छे अच्छे इस टाइम पे गाने चल रहे हैं, उनको जो तुम सुनते हो तो उनमें जो ठहराव आता है, अपग्रह आता है, वही तो क्लुप्त होता है। चिल्लाते समय मैंने अगर किसी व्यक्ति का नाम लेकर किसी व्यक्ति को बुलाया तो मैं चिल्लाऊंगा, या किसी पे गुस्सा होके चिल्लाऊंगा तो वहां पर भी बेटा क्या आता है? अपग्रह आता है, ठहराव आता है। ऐसे ही साथ जब मैं कुएं में चिल्लाता हूं तो कुएं से जो आवाज वापसी आती है वह अपग्रह का रूप लेती है। किसका रूप लेती है? अपग्रह का रूप ले लेती है। और अपग्रह ही क्लुप्त स्वर कहलाते हैं। खाली कमरे में चिल्लाना, आवाज का गूंज जाना, खाली कमरे में चिल्लाना, आवाज का गूंज जाना, वही क्लुप्त कहलाता है। या पहाड़ों पर खड़े होकर चिल्लाना, पहाड़ों पर जब खड़े होकर चिल्लाते तो आवाज कुछ वापसी सुनाई देती है, या दूर तक जाके थोड़ा आवाज डबिंग सी होती है, उसी चीज को कहते हैं क्लुप्त स्वर। ऐसे ही नाटक के संवाद करते समय जब वो कहते हैं अरे छोड़ दो मुझे, चिल्ला के जब इस प्रकार से कहते हैं ना, तो उसमें जो मुझे करते हैं ना वो, तो वही जो है क्या कहलाता है? क्लुप्त स्वर कहलाता है। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों में क्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है, और ये जो बन जाते हैं यही अपग्रह बन जाते हैं। ठीक है, अब हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं। क्लुप्त स्वरों में मुख्य रूप से 8 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलोगे सर 8 स्वर कौन कौन से होते हैं? तो एक चीज अब ये बाकी है, ये मैं आपको समझाऊंगा कल। आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं, और आप सभी से कहना है ये वीडियो आपको YouTube पे भी मिल जाएगी। बेटा जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, आपसे कहना है कि इसको क्या करोगे? शेयर जरूर करो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं शेयर करो, है ना। आप अभी प्रेजेंट में हमारी मदद करो। मैं बहुत मेहनत के साथ आपके सामने आया हूं और बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। हमारे लिए क्या कर सकते हो आप? क्लास को शेयर कर सकते हो। मेरा कहना है अगर खुद ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं वो आपके पास जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लो। क्या पता आपकी लाइफ में उसमें से कितने क्वेश्चन फंसने वाले हो, अगर आप देख लोगे ना तो काम हो जाएगा। आप देखो जितना आप पढ़ते हो किसी भी बुक में मिलाना, ये इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको कोई एग्जाम, जैसे अभी पुलिस के जितने भी एग्जाम हो गए हैं, दो जो एग्जाम, इनमें देखना बेटा हिंदी से जो मैंने इतनी हिंदी पढ़ा दी है ना, इसमें से कम से कम 5 6 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। बेटा एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन में जिंदगी बदल जाती है। थोड़ा मन लगा लो, करना क्या है ना। चलते हैं फिर, नमस्कार, मिलेंगे कल इसी समय। ओके स्टूडेंट्स, सीट जरूर बनवा लियो। क्या हुआ? सीट बनवा लें? हाँ, चलो ठीक है, सीट बनवाएंगे तुम्हारे बैठने के लिए, है ना। देखना बैठने के नहीं। लिए ना है। सर ऑफलाइन का क्या हो रहा है अब?